मेरा नाम कबीर है और मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 6 साल का था। तब नया नया घोस्ट रडार मार्केट में व्हाट्सएप पे प्ले स्टोर वगैरह में बहुत ज्यादा चल रहा था। तो मेरे चाचू ने उन्होंने एक ऐप डाउनलोड की। हम लोग दुबई में थे तो रात को हम खाने पीने के लिए निकलते थे। इस टाइम पर मेरे बाबा की तबीयत कुछ खराब चल रही थी तो डॉक्टर ने मेरे बाबा को वॉक करने का बोला था। बाबा वॉक करने के लिए जाते थे तो उस दिन भी बाबा वॉक करने के लिए गए तो वहाँ पर चाचू खड़े हुए थे। हमने पूछा कि चाचू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चाचू के मोबाइल से बीप की आवाज आ रही थी। मेरे पापा का नाम समीर है तो उन्होंने कहा कि समीर ये देखिए मैंने ये नई ऐप डाउनलोड की है। इसमें बीप होता है जब कोई घोस्ट आपके आसपास होता है। उस टाइम हम कई 100 साल पुरानी म्यूजियम के पास खड़े हुए थे। रासुल खैमा दुबई का सबसे बड़ा म्यूजियम है और वो बहुत पुराना है। तो इसमें टोटल 4 डॉट्स नजर आ रहे थे। एक डॉट ग्रे था, एक रेड था, एक ब्लू था और एक ब्लैक था। जो ग्रे डॉट था वो ये शो करता था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर मखलूक नहीं है और बस हल्की सी अपनी झलक दिखाता है। और जो रेड डॉट था इसका मतलब ये था कि वो आपके सामने आ जाएगा। और जो ब्लू था वो ये शो करता था कि वो मखलूक बहुत ज्यादा डेंजरस है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और ब्लैक वाला भी कुछ इसी तरह से शो करता था। तो मेरे चाचू की जो वाइफ है यानी मेरी मामी, वो मेरी मम्मा के बचपन की दोस्त है। क्योंकि इन सब की आपस में अच्छी दोस्ती थी तो इन्होंने कहा कि हम एक ही गाड़ी में चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानियों के इस तरह के शौक होते हैं गोश्त वाले। और मेरे पापा ऐसी वीडियोस बहुत शौक से देखते थे। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं बहुत बड़े फैन है ऐसी वीडियोस के। और हम आपकी भी हॉरर स्टोरीज के फैन है तो आप अंदाजा लगा लें कि हमें हॉरर चीजें कितना पसंद है। तो उस टाइम पर हमारे पास रेंज रोवर थी। आपको पता होगा कि दुबई में कचरे के छोटे छोटे बीन्स नहीं होते बल्कि बहुत बड़े बड़े ड्रम होते हैं। आप उसके अंदर कचरा डालते हैं और फिर लोडर आता है जो इसको लेकर चला जाता है। तो हम लोग वहाँ पर घूम रहे थे तो उसके पीछे कब्रिस्तान बना हुआ था और दूसरी तरफ सी साइड पर बैरिस लगे हुए थे और कब्रिस्तान आगे की तरफ था और राइट साइड पे बिल्कुल वीरान था। हम लोग वहाँ कचरे के डब्बे के पास खड़े हुए थे। अगर मैं अपनी गाड़ी में से निकलकर पीछे कूदता हूँ तो पानी में गिर जाऊंगा। यानी हम समंदर के इतना करीब खड़े थे। खैर हम लोग वहाँ खड़े हुए थे तो चाचू ने अपना रडार ओपन किया तो बहुत ज्यादा तेज बीप होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही इन्होंने कैमरा खोला तो मैं आपको बता नहीं सकता वो चीज कैसी थी। मैं उस टाइम सिर्फ 6 साल का था और मेरा छोटा भाई 6 माह का था जो उस वक्त मेरी मम्मा की गोद में था। और हम लोग इतना डर गए थे उस चीज को देखकर। उसकी हाइट इतनी थी जितनी 6-7 मंजिला बिल्डिंग होती है और वो अपनी टांगे खोलकर चल रहा था। वो हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन के सामने आ गई। चाचू ने गाड़ी न्यूट्रल की हुई थी तो पीछे से साइड की तरफ जाना शुरू हो गई। पापा ने चाचू से कहा कि फौरन यहाँ से गाड़ी निकालो। और वो चीज इतनी खतरनाक थी कि हम लोग पूरी रात सो नहीं सके। मेरी चाची माशाल्लाह से हाफिज कुरान है तो इन्होंने जब मेरी चाचू की तरफ देखा तो इन्होंने कहा कि मेरे चाचू का मुंह बहुत भारी और बड़ा हो गया है। मेरे चाचू और बाबा चाय के बहुत ज्यादा शौकीन है। रात हमारे घर में चाय बनती है लेकिन मेरे चाचू इतना ज्यादा डर गए थे कि उस रात इन्होंने चाय तक नहीं पी। मैं भी रोने लग गया था और फिर बाबा ने मुझे कोल्ड ड्रिंक और लेस वगैरह लेकर दिया। तो ये मेरी एक स्टोरी थी। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे। तो मेरी एक दूसरी स्टोरी है जो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी अपने चैनल पर डालेंगे। अभी पहली स्टोरी मेरे बेटे ने शेयर की थी और दूसरी स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है ये भी अपने चैनल पर लास्ट में डालेंगे। मेरा नाम तहनीत है और मेरे बेटे का नाम कबीर है जिसने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की। मैं आपके साथ फार्म हाउस की एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि मेरे बेटे कबीर ने आपको बताया कि हम लोग दुबई गए हुए थे। हम लोगों ने एक फार्म हाउस बुक किया सुपर डिलक्स। तो हमें उस काम के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि हम लोग बाहर से आए थे। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। हमने किसी और के थ्रू ये फार्म हाउस बुक करवाया। हमारा प्लान यही था कि हम लोग रात को वहाँ पर स्टे करेंगे लेकिन फिर शायद अल्लाह की बेहतरी थी जो बहुत रुकावटें आई जिसकी वजह से हम रात को वहाँ पर स्टे नहीं कर सके। खैर हम लोगों ने फार्म हाउस बुक किया और वहाँ चले गए। मेरे सारे इन लॉस थे। जब हम उस फार्म हाउस पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक स्विमिंग पूल है। 2 से 3 कमरे हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो एक और स्विमिंग पूल है। वो फार्म हाउस इतना ज्यादा उजाड़ था और एक तरफ सिर्फ घास ही घास थे। वहाँ कोई झूले वगैरह भी नहीं थे। जो कमरे हैं उसकी बैक साइड पर राइड्स वगैरह हैं जैसे कि स्लाइड वगैरह और इसके अलावा कुछ नहीं। नीचे सारी मिट्टी ही मिट्टी है। मतलब बहुत ही वीरान और उजाड़ फार्म हाउस था। वो हम लोग सिर्फ 10 बजे वहाँ पहुंच गए थे और फिर हम वहाँ पर पूल में नहाने लगे। फिर हम खाना खाने के लिए बाहर निकले। हम लोगों ने खाना खाया और इतने में टाइम हो गया 4:30। अब सबको ये था कि 7 बजे तक हमने फार्म हाउस छोड़ना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं थोड़ी देर रुक कर चलते हैं, थोड़ा मगरिब के अज़ानों के बाद चलेंगे। तो मेरी सास वगैरह सब लोग कहने लगे तो बाकी सब भी चुप हो गए। तो कुछ लोग पूल में ही थे और कुछ लोग बाहर जैसा कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे थे और मेरी देवरानी वगैरह। तो हम लोग वहां से निकलकर पीछे बैक साइड पर झूलों की तरफ चले गए क्योंकि हमें अकेले जाते हुए वहां डर लग रहा था। आपको बताते चलूं कि पूल की जो गहराई थी वो बहुत ज्यादा थी। एक साइड पे तकरीबन 11 फीट और मेरी देवर की हाइट भी अच्छी खासी है। तो मेरे 2 देवर इस एरिया को कवर कर रहे थे क्योंकि हम लोग स्लाइड लेकर आ रहे थे। वो लोग हमें वहां से पकड़ रहे थे। तो अच्छा जैसे ही हम लोग राइड के लिए पूल में बाहर निकले हैं तो मैं अपने देवर से बात करके निकली हूँ। तो ये उसी कॉर्नर पे खड़ा हुआ था स्लाइड के पास। तो उसने मुझसे लाइटर मांगा, भाभी लाइटर। मैंने कहा कि मेरे पर्स में रखा है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो बस मैं वहां पर गई हूँ, राइड पे बैठी हूँ और स्लाइड ले रही थी।
तो मेरा बेटा कभी भी झूलों पर मेरे साथ ही था, लेकिन वो दोबारा पूल में चला गया था। वहां से भागता हुआ आया कि मम्मा चाचू की तबीयत खराब हो गई है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, और हम सब लोग यहाँ से भागे। तो हम देखते हैं कि जिस स्विमिंग पूल में हम लोग नहा रहे थे वहां पर पानी के ऊपर तैर रहा है। इंसान पानी के ऊपर तब तैरता है जब वो मर जाता है, तब पानी आपको ऊपर फेंकता है, वरना जानदार तो पानी के अंदर ही चला जाता है। तो वहां पानी के ऊपर तैर रहा था और मेरा जो दूसरा देवर था वो उसे खींच कर ला रहा था। जैसे कोई मर नहीं जाता तो उसी तरह से उसे पांव से खींचता हुआ ला रहा था। अब वो पुल में से सीढ़ियों के पास ले आया। अब वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा था और उसे बाहर निकालना मुश्किल था। अब यकीन करें कि हमने बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला है। इतने में असर की अज़ानें हो गई, तो हमने मेरी सास की गोद में उसका सर रखकर लिटाया। तो अम्मी एकदम से बोलने लगी, उसका नाम उज़ैर है। तो मेरी सास ने बोला कि उज़ैर उठो, लेकिन वो नहीं उठा। उसने अपनी आंखें ही नहीं खोली और थोड़ी देर के बाद उसने एकदम से अपनी आंखें खोली, फिर वो फौरन जोर से बंद कर ली और उसकी थोड़ी देर बाद वो रोने लग गया। तो सबने कहा कि इसको क्या हो गया। सब लोग परेशान हो गए कि ये क्यों रो रहा है, और रोते रोते वो एक दूसरी लैंग्वेज में बात करने लग गया। तो जो मेरा दूसरा देवर था उसने इसे लाइटर की आग दिखाई, तो वो डर गया और चुप हो गया। अब ये इशारे में कहने लगा, मुझे वहां जाना है, वहां जहाँ पर बड़ा पूल था उसके आगे बच्चों का एक छोटा पूल था और वहां पर केले का दरख्त था। तो हमारे बच्चों को भी माशाल्लाह से स्विमिंग आती है, वो बड़े हैं, तो वो हमारे वाले ही पूल में थे। बच्चे वाले पूल में कोई गया ही नहीं। वो बार बार इस केले के दरख्त की तरफ इशारा कर रहा था। वो केले का दरख्त बहुत ही खौफनाक था, वहां पर ना तो पत्ते थे और ना ही कोई रौनक। वो बार बार कह रहा था कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तो अब हम उसको ना जाने दें। तो मेरा जो दूसरा देवर था उसने उसे बकायदा जलाया भी, जो उसको जलाने लगे तो चुप हो जाए। वो हमें डोज देकर भाग रहा था कि मैं ठीक हूँ। वो लेटा हुआ था तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वो उठ के बैठा और फिर एकदम से उठकर भाग कर वहां जाने लगा। तो उसको 4-5 लड़कों ने मिलकर पकड़ा और उसको दोबारा वापस लेकर आए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तो जो मेरी सास थी, इन्होंने चीनी पर दुरूद वगैरह दम किया और वो चीनी उसके मुंह में डालने लगी। तो उसने चीनी का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं जाने दिया। इन्होंने उसके होंठों पे रखा कि ये खा ले, लेकिन उसने फूंक करके मुंह से सारा बाहर निकाल दिया। अब मैं खड़ी हुई थी और मैंने कहा कि लाओ मुझे कुरान पाक दो, मुझे कुरान की हवा दूं। हम सबके बच्चे थे, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैंने सब बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और वॉशरूम का गेट भी था और उस वॉशरूम का दूसरा गेट था बाहर की तरफ जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे। तो मैं कुरान पाक ढूंढ रही थी मगर वहां पर कुरान पाक नहीं था। तो वहाँ के जो लोग थे, मैं उनसे कहा कि आप मुझे कहीं से कुरान पाक ला कर दो। अब हमारे सारे घर वाले परेशान थे और वो फार्म वाला कुरान पाक लेने गया। इतनी दूर से इतनी देर हो गई, खैर वो कुरान पाक लेकर आया और हमने उसे कुरान पाक की हवा वगैरह दी तो फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। और फिर मगरिब से थोड़ी देर पहले वो बार बार पलटकर उसी केले के दरख्त की तरफ देखे। और फिर जब हम लोग वापस आने लगे और बस में बैठने लगे तो वो मेरे हस्बैंड को इशारे से बोलता कि पहले तुम चढ़ो। तो मेरे हस्बैंड का नाम समीर है, मैंने कहा कि नहीं पहले तुम जाओ। तो हमने उसको सबसे पीछे बिठाया। तो खैर वो बैठ गया पीछे जाकर और हम सब भी गाड़ी में बैठ गए। और वो बार बार हमको घूर कर देख रहा था और खिड़की में से मुंह निकाल कर बार बार पीछे की साइड देख रहा है। अब बस तो मुसलसल चल रही है, लेकिन वो पीछे की साइड देख रहा है और रो रहा है। तो इतने में मगरिब की अज़ानें हो गई और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया, मैं अज़ान नहीं सुनूंगा। फिर ये बस की खिड़की में से बाहर कूदने लगा। इसको पकड़ के फिर बिठाया और फिर मेरे दूसरे देवर ने इसको मारा। इनके आपस में लड़ाई हो गई गाड़ी के अंदर ही। हमारा वो टाइम बहुत ही मुश्किल से गुजरा। अदनान भाई, फिर जो मेरी चाची सास है वो अहले तशी है, तो वो इमाम बारगाह वगैरह जाती, तो वो कहने लगी कि अगर आप लोग बोले तो इसको खलासा ले चले। तो सबने कहा कि ठीक है चलो। इस वक्त ये था कि जहाँ से इंसान ठीक हो जाए वो जगह ही ठीक है। तो हम इसको जैसे ही खलासा लेकर जाने लगे, रास्ते में जो बस का ड्राइवर था उसकी दूसरी बस वाले से कुछ झड़प हो गई आपस में। तो कंडक्टर भी उतर गया और ड्राइवर भी उतर गया बात करने के लिए और मेरा देवर और भी उतर गया। मेरे हस्बैंड भी उतर कर चले गए। आहिस्ते आहिस्ते सारे ही लड़के उतर कर नीचे चले गए। बस एक आदमी बस में बचा था जो मेरा दूसरा देवर था। तो वो जैसे ही उतर कर जाने लगा, मेरा वो देवर जिसकी तबीयत खराब हुई थी, उसने देखा कि ये भी उतर के जा रहा है और बस में कोई नहीं है। तो ये इतनी स्पीड में आगे निकल कर भागने लगा। तो मैंने अपने उस देवर को आवाज दी, फहद फहद। तो जैसे आया उसने इसे दोबारा पकड़कर बिठाया। माशाल्लाह वो पुलिस में है और वो भी काफी लंबा चौड़ा है। तो खैर वो फिर वहां पर बैठा। फिर हम लोग खरासा गए और उसको बस से उतार कर ले जा रहे थे। ये बस से उतर तो गया, लेकिन जैसे ही खरासा के अहाते में जाने लगा उससे पहले ही इसकी तबीयत खराब हो गई और ये लोग के अहाते में नहीं आ रहा था। तो तकरीबन 10 से 12 आदमियों ने इसे पकड़ा हुआ था। तो ये नहीं चल पा रहा था और कह रहा था कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इसने इतनी जोर से पाँव मेरे पाँव पर मारा जैसे घोड़े की टाप होती है, इतना भारी था इसका पाँव। तो बस ये जैसे ही खरासा के हाथे में गया तो हमारे सामने की बात है कि ये खड़ा हुआ था और ये इतना जानदार था कि 10 से 12 आदमी भी इसे नहीं संभाल पा रहे थे। तो ये जैसे ही वहां पर गया इसके हाथे में गिरकर बेहोश हो गया। तो फिर वहां पर जो थे उन्होंने कहा कि इसे यहीं पर लेटा रहने थे। उन्होंने इस पर दम वगैरह किया, इसको खुद ही होश आया। वहां पर तेल पड़ा हुआ होता है, इन्होंने वो दिया इसके ऊपर लगाना है।
और इसका अंगूठा पूरा जख्मी था। इसके सर में दर्द था। जाहिर सी बात है, जो दूसरा देवर है वो बार बार इसके बालों से पकड़ रहा था। तो इन्होंने बताया जो फरासा में थे कि उस केले के दरख्त के ऊपर गैर मुस्लिम मखलूक थी जो इसके ऊपर सवार हो गई है। वो मखलूक कहती थी कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे से शादी करनी है। इन्होंने मजीद बताया कि अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने वहाँ पर नाइट स्टे नहीं किया। अगर आप लोग वहाँ पर नाइट स्टे करते तो आप लोगों में से कोई भी वहाँ पर नहीं बचता। अगर आप लोग वहाँ पर रुक जाते तो आप लोगों का वहाँ से निकलना आसान हो जाता। तुम्हारा जो बस ड्राइवर था, जब उसने ये सारी सिचुएशन देखी तो उसने रास्ते में यही बताया कि भाई ये पहला केस नहीं है, आप लोगों को फार्म हाउस के बारे में नहीं बताया गया। एक दफा 2 औरतें थी, वो नाइट स्टे के लिए आई थी और इन दोनों को आधी रात हम लेकर यहाँ से भागे। इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, इन पर जिन्नात वगैरह सवार हो गए थे। और फिर ये हुआ कि हम लोग अपने घर आ गए। बैरी टाउन में रहते थे, मैं सेपरेट रहती थी। तो मैं अपनी मम्मा को अपने साथ लेकर गई कि आप हमारे साथ चले। तो हमारे साथ घर चली गई। और मेरा जो दूसरा नंबर वाला बेटा है जामीर, तो साफ जाहिर है हम इतना ज्यादा डरे हुए थे। तो फिर बच्चे थे, वो बार बार डर जाता था, सोते हुए डर कर उठ जाता था। तो जब वो सुबह उठा तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ। वो कहने लगा कि मम्मा आपने जिस रूम में हम सब बच्चों को बंद किया था कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना, वहां पर मेरी एक देवरानी भी थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी, तो वो उसे लेकर अंदर ही थी। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा आपने जिस रूम में हमें बंद किया था वहां पर वॉशरूम का जो दरवाजा था उस पर कोई नॉक कर रहा था। तो जब मैंने पूछा कि कौन, तो बैक साइड से आवाज आई कि मैं अजीज चाचू। तो मैंने कहा कि मुझसे नहीं खुलेगा, अंदर से कुंडी लगी हुई है। इसने अपने चाचू को ये बोला, जबकि अजीज की तो तबीयत खराब थी। उस टाइम तो उसने कहा कि जब हम लोग बाहर आए तो हमने देखा कि अजीज चाचू तो जमीन पर पड़े हुए, तो मतलब जो भी चीज थी वो अंदर बच्चों की तरफ आना जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग महफूज रहे और घर वापस आ गए। लेकिन ये बहुत ही भयानक सफर था। सुपर डीलक्स फार्म हाउस बहुत ही अजीब है। तो दान भाई ये थी मेरी कहानी, आप इसको शेयर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं काफी अरसे से आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता था लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। और जब मैंने मौत का तावीज़ वाली कहानी सुनी तो मेरे अंदर भी हिम्मत आई। तो मैंने सोचा कि आपको अपनी कहानी जरूर सुनाऊं। मैं आपसे गुजारिश है कि मेरी कहानी को बिल्कुल भी मुख्तसर ना कीजिएगा, क्योंकि ये एक लंबी और हकीकत पर मुबनी कहानी है। और ये मौत का तावीज़ वाली कहानी जैसी ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा होलनाक है। मेरा तारुफ इस कहानी में बहुत जरूरी है। ये कहानी साल 2023 में शुरू हुई। मेरा नाम हसन अली है और मेरी एक छोटी सी फैमिली थी। हम 4 भाई थे और अम्मी अब्बू। मैं सबसे बड़ा था और बहुत बहादुर भी था। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, लेकिन वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। इतनी छोटी उम्र में मैं एक 25 साल इंसान की तरह सोचने और बात करने लगा था। मैंने 14 साल की उम्र में मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान कर लिया था और उस वक्त मैं 10वीं जमात में था। मैं अपने गाँव का नाम जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि हमारे पास बहुत दौलत थी। मेरे अब्बू को गाड़ियों का बहुत शौक था। हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां थी। मेरे पास भी अपनी गाड़ी थी, जो चीज भी दिल चाहता वो फौरन मिल जाती थी। कभी किसी चीज की कमी या परेशानी महसूस नहीं हुई। ना एक बड़ा बंगला भी था। हम लोग बहुत ही अमीर थे। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। मेरे अब्बू बैरून मुल्क से वापस आए तो इनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और वो बीमार रहने लगे। उसी तरह मेरी अम्मी भी अचानक बीमार हो गई और उनकी भी हालत दिन ब दिन बिगड़ गई। हमने कई बार अस्पताल ले जाकर चेक करवाया, लेकिन तमाम टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते थे। हम सब बहुत परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। इस दौरान मैंने 10वीं जमात की पढ़ाई मुकम्मल की और इस वक्त स्कूल की छुट्टियां थी। मम्मी को अक्सर डरावने ख्वाब आने लगे और अब्बू की तबीयत भी मजीद खराब होती चली गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमारे रिश्तेदार ने मेरे चाचा से कहा कि इन्हें किसी पीर साहब के पास ले जाए। मेरे चाचा इन्हें पीर साहब के पास ले गए। जैसे पीर साहब ने देखा तो फौरन बता दिया कि यहाँ पर किसी अपने ने ही काला जादू करवाया था। अब्बू और अम्मी का इलाज चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन आया। जिस दिन अम्मी अब्बू मेरे 3 भाई और मेरे चाचा पीर साहब के पास से वापसी पर थे, उस दिन उनका खौफनाक एक्सीडेंट हो गया और सबकी मौका पर ही मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं अकेला रह गया था क्योंकि मैं मदरसे गया हुआ था, इसलिए मुझे 7 माह तक नहीं गुजरे। मैं उस वक्त 16 साल का था जब मेरी वालिदैन और भाई मुझे अकेला छोड़कर उस दुनिया से चले गए। मैं बहुत रोता था, बहुत ज्यादा रोता था और बेहोश हो जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आप खुद सोचें कि कैसा लगता होगा कि आपके अपने सामने हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। खैर उन सबको दफनाया और फिर यहाँ से मेरी जिंदगी में होलनाक हादसात होना शुरू हो गए। मैं अकेला रह गया और एक छोटे से बच्चे की तरह एहसास होता था। 16 साल की उम्र में इंसान ज्यादा नहीं समझ सकता, आपको पता ही होगा। लेकिन एक बात और, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ और अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो वो शख्स मुझसे कुछ उल्टा काम करवा कर छोड़ता है। आप इसे मेरी नादानी समझ लें। रात में मेरी वालिद की तरह मुझे भी होलनाक ख्वाब आने लगे और कुछ चीजें मुझे बहुत डराती थी। वो चीज ऐसी थी कि वो आधी लड़की और आधे कुत्ते की शक्ल में थी। उसका मुंह कुत्ते की तरह था और बाकी जिस्म इंसान जिस्म की तरह था। उसके जिस्म पर बहुत लंबे बाल थे। मैंने उस आलिम साहब के पास जाकर मदद तलब की। उसने मेरे वालिद को अलग किया था और उसने मुझे बताया कि वो एक गैर मुस्लिम चुड़ैल है जो मेरे खानदान को मारने आई थी और वो मुझे मारने की कोशिश करेगी।
मेरे एक चचा ने हमारे लिए काला जादू कराया था, सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि वो हमसे हसद करता था। उसी काले जादू की वजह से मैं अपने खानदान से हमेशा के लिए दूर हो गया था। मेरे अलग होने का सिलसिला कम से कम 6 महीने तक जारी रहा। मैं बहुत कमजोर हो गया था और मेरे चचा लोग भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था और इतना कमजोर हो गया था कि मेरा वजन 72 किलो से कम होकर 49 किलो तक पहुंच गया। लेकिन फिर अदनान भाई मैं ठीक हो गया और अपनी रूटीन पर आ गया। लेकिन मैं हमेशा अपने खानदान की तकलीफ को बहुत ज्यादा महसूस करता था। मैं अकेला था, इसलिए मैंने अकेलेपन की वजह से 2 मुलाजमीन रख लिए थे और वो मेरे दोस्त बन गए थे। मैं ठीक हो गया तो मेरा वजन तकरीबन 60 किलो था। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने उनसे बात की जो हमारे ऊपर काला जादू करवा रहे थे। फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई और हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं अकेला था और वो 3 थे। इन्होंने मुझे बहुत मारा था। खैर एक वजह से मैंने अपना बदला भी ले लिया। उसके बाद मुझे अपनी जजादाद कजन से मोहब्बत भी हो गई तो मैंने उससे शादी कर ली। इसका रद्द अमल ये था कि उसने हाँ कर दी और हमने शादी कर ली। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, लेकिन कुछ खानदान वालों को मेरी जिंदगी की कामयाबी अच्छी नहीं लगी और मैं अकेला ही अपने वालिद के कारोबार का वारिस बन गया हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है और इस वजह से अब मैंने अपनी मुफादत के लिए एक आलिम बाबा से दोस्ती रखी हुई है। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, लेकिन मेरे खानदान का सिर्फ ये कसूर था कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया था। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम उमर है और मेरा ताल्लुक सियालकोट से। मैं अपने वालिदैन की इकलौती हूँ। मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। जब मैं 10 साल की थी तो किसी ने मुझे जादू के जरिए मुझे कुछ खिलाया, जिसकी वजह से मेरी किडनी डैमेज हो गई। और जब मेरा किडनीज का ट्रीटमेंट हुआ तो वो मेडिसिन इतनी ज्यादा थी कि मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई और 10 साल तक हो रही और फिर डर्माटोलॉजिस्ट से उसका इलाज करवाया। बताने का मकसद ये है कि इससे मेरे जिस्म को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा और फिर उसी साल मुझे 2 इसी तरह के ख्वाब आए जिन्हें मैंने 11 साल अपने सीने में छुपा कर रखा, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो ख्वाब है वो फरिश्तों के 2 परों के दरमियान होते हैं और जब आप अपना ख्वाब किसी को सुनाते हैं तो इसके पूरे होने का खदशा होता है। तो हमारे घर में शुरू से ही इस्लामी माहौल है। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अपना ख्वाब किसी को नहीं सुनाना चाहिए। तो आज से 2 साल पहले सन 2023 में एक कारी साहब थे। वैसे तो काफी कारी साहब से मेरा इलाज हुआ, मेरे कपड़ों में ब्लड आ जाता था और ये सब अभी तक वैसे ही चल रहा था। तो बहुत से कारी साहब को दिखाया गया, लेकिन ये कारी साहब जिनसे मेरा इलाज 2023 में हुआ, तो जब इन्होंने सारी बात मुझसे पूछी तो मैंने वो ख्वाब उनको सुनाया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया और वो ख्वाब मुझे ऐसे याद था जैसे कि आज ही मैंने वो ख्वाब देखा है। इतने सालों से वो चीज मुझे तंग कर रही है। इन्होंने मुझे कहा कि जब आपको ये ख्वाब आया था तो आप वो चीज खा चुके थे। इन्होंने आपको वो चीज खिला दी थी। फिर इसके बाद इन्होंने मेरा इलाज किया। 4 माह तक मेरा इलाज होता रहा। जिस घर में हम रहते हैं मैं अक्सर अपनी खाला के पास रहने के लिए चली जाती थी, क्योंकि उनका घर हमारे पास ही है। वो भी अकेली होती थी और मैं भी। तो अक्सर रात को जब हम लोग पढ़ते थे तो छत पर ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई औजार लेकर आया है और इसने जोर से फेंके और फिर रात को 2-2, 4-4 घंटे तक ऊपर से कुछ चीजें कट होने की आवाज आती थी। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर लकड़ी का दरवाजा है तो ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कोई इसे आरी के साथ काट रहा है। तो हम लोग ऊपर देखने के लिए चले गए और जब हम लोग गए तो वो आवाज रुक जाती थी। तो मेरी अक्सर मजाक की आदत है, जब ऐसा होता था कोई हथौड़े वगैरह फेंकता था तो मैं कहती थी कि लोग आगे मजदूरी करें। ये मामलात अभी भी हैं और अभी भी मैं अपने कमरे में अकेली सोती हूँ। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरी आधी आंख खुल गई थी और मैं आधी नींद में थी। मैंने उठकर चीख सुनी जैसे किसी ने मेरे कान में चीख मारी। वो आवाज उस तरह से थी कि पूरा हफ्ता मुझे उस बात की समझ नहीं आई वो आवाज किसी चीज की थी जो मैंने सुनी थी और इसकी वजह से मेरा बीपी शूट हो गया। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहा। मैं तकरीबन पूरा हफ्ता बीमार रही। अभी भी कई कारी साहब से मेरा इलाज चलता है। जब मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ तो मैं वहां से छोड़ देती हूँ और फिर दोबारा से मामला शुरू हो जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया या जो अभी तक कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, क्योंकि मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी बददुआ दूं और वो किसी की औलाद को लगे। मैं बस यही कहूंगी कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ मेरा कोई भी मुसलमान बहन भाई इस तकलीफ से ना गुजरे। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मेडिकेशन के बाद, बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने के बाद लड़की को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अभी तो मैं अनमैरिड हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं किसी वजह से अपनी आइडेंटिटी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। कहानी कुछ इस तरह है कि मेरा एक दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड थी और इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। तो उसी लड़ाई के दौरान उस लड़की की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद वो खुद को ही ब्लेम करता रहता है कि मेरे लड़ने की वजह से वो बीमार हुई और फिर उसकी डेथ हो गई। मतलब काफी ज्यादा सदमे में जा चुका था। उस लड़की की डेथ के बाद उसके जनाजे में गया, जनाजे में शिरकत की और फिर ठीक उससे अगले दिन ऐसा होना शुरू हो गया कि जब वो अपने कमरे में सोता था तो उसके घर से कब्रिस्तान तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। रात को जब वो सो रहा होता था तो उसको आवाज आती थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पता नहीं क्या होता था, उस आवाज के पीछे पीछे कब्रिस्तान चला जाता था। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है। वो रात के 3 बजे उठकर कब्रिस्तान गया है। अगर तो किसी ने इसे देख लिया है या नोटिस किया है कि वो घर पे नहीं है तो वो ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाते थे।
इसके पीछे जाते थे और वो इन्हें कब्रिस्तान में मिलता था और उसे कब्रिस्तान में मिलता था उसकी कब्र के ऊपर और वो इसे घर लेकर आते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम दोनों इकट्ठे सुबह नाश्ता करने के लिए जाते थे। जब मैंने सुबह 5-6 बजे मैंने उसे उसके घर से लेने जाना तो मैंने जब देखना कि वो घर पर नहीं है और कहीं भी नहीं है तो कब्रिस्तान बिल्कुल रास्ते में आता है। तो जब मैंने जाकर देखना तो वो कब्र के पास बैठा होता था, बिल्कुल खामोशी से, कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में हम सिर्फ 4 लोगों को पता था, एक वो खुद, एक मैं और 2 उसके और दोस्त थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। उनके साथ ऐसा होता कि वो लड़की उनको दिखाई देती थी तो उन दोनों ने उससे बात शेयर की कि इस तरह से वो लड़की हमें दिखाई देती है, लेकिन पता नहीं तब तक देर हो चुकी थी या क्या वो दोनों जवान थे, 21-22 साल उनकी उम्र थी। तो हादसाती तौर पर उन दोनों लड़कों की डेथ हो जाती है, एक को करंट लगता है और दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है सेम रोड पर। तो अब 2 की डेथ हो चुकी थी और तीसरा मैं था जिसे पता था कि इनके आपस में इस तरह का कोई सीन था और उनके आपस में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उस लड़की की डेथ हो गई। अब होता इस तरह कि मैं जब भी इस इलाके से जाता था तो मैं जिस रास्ते से जाता था उसके साथ ही एक गंदा नाला था और इसके बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान था। मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक गली के फासले पर। मेरे साथ कुछ इस तरह से होता था, जब भी मैं उस गली का टर्न लेता था, एक बार नहीं कम से कम 20 दिन मुसलसल मेरे साथ ये सीन चलता है। अदनान भाई, जैसे ही मैंने उस गली का टर्न लेना है तो मुझे बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग आनी है कि मेरे बाइक पर कोई बैठ गया। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता था, तो 1-2 बार मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी आंख पीछे करके देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की है जो मेरे बाइक पर बैठी हुई है और उसने व्हाइट और रेड कलर का दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ है। वो बिल्कुल एक दुल्हन जैसा तैयार हुई है। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डर गया और मैंने इस तरफ जाना बहुत ही कम कर दिया क्योंकि मेरे दोस्त उस तरफ रहते थे, तो ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार मुझे उस तरफ जाना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं उधर से चाहता था बस वो एक टर्न लेने की देर होती थी कि ऐसे फील होता था जैसे कोई पीछे बैठ गया। तभी इस लड़की की वो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उससे बात की कि इस तरह ऐसे बात है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस चीज का। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या कह रहा है। तो इसने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं होगा। तो अदनान भाई, इसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि ये इतने यकीन से कैसे कह सकते आज के बाद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वो कहता है कि मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो जिस रात मैंने इससे ये बात शेयर की वो इसी रात दोबारा फिर कब्रिस्तान गया। मुझे नहीं पता था कि वो आज रात हरकत करेगा। अदनान भाई वो कब्रिस्तान जाता है और पता नहीं वहां जाकर इससे क्या बात करता है और क्या नहीं। इस रात के बाद कभी भी मेरे साथ वो चीज दोबारा नहीं हुई। अब तो तकरीबन मैं डेली वहां जाता हूँ, डेली मेरा चक्कर लगता है और इस रात के बाद एक बार भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ कि मुझे कुछ फील हुआ हो या नजर आया हो।